हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में संसद किस तरह से कार्य करती है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या क्या काम करती है, संविधान उनको क्या क्या शक्तियां सौंपता है, उसका उल्लेख हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर किया था। एक चीज और हम लोगों ने देखी थी कि हमारे यहाँ संसद के अंदर दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और जनरली हम लोग ये कहते हैं कि ब्रिटिश मॉडल के अनुरूप भारत में भी निम्न सदन, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, जिसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। और राज्यसभा जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो लोकसभा की तुलना में उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तुलना। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछली क्लास में जो संसद के कार्य और शक्तियां देखी थी वो जॉइंट देखी थी, है ना। उसमें ये चीज स्पष्ट नहीं हुई थी कि लोकसभा किस तरह से पावरफुल है या राज्यसभा किस तरह से दुर्बल है। हम लोगों ने यही देखा कि दोनों सदन मिलकर किस किस तरह से अपने कार्यों को, जो कि संविधान द्वारा सौंपे गए हैं, उनको संपादित करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उन्हीं कार्यों के संबंध में जो कि संविधान ने संसद को सौंपे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में समानता क्या है और किन अर्थों में लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। तो ये दो मुख्य बातें हमारे आज की इस टॉपिक में आएगी। तो लोकसभा राज्यसभा की तुलना में, एक, लोकसभा और राज्यसभा में सिमिलरिटीज क्या है फंक्शंस को लेकर, और दोनों में किन किन बातों को लेकर अंतर संविधान के द्वारा किया गया है। तो जो पहली चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है इन दोनों हाउसेज में इक्वेलिटी क्या है, दोनों हाउस किस तरह से समान रखे गए हैं संविधान के द्वारा। सबसे पहली बात हम लोग बता सकते हैं बिल, विधेयक। विधेयक देखो, अलग अलग तरह के विधेयकों को परिभाषित किया जा सकता है। उनको प्रेजेंट कौन कर रहा है ना। तो प्रेजेंट करने के बेस पे हम कह सकते हैं कि कुछ बिल सरकारी बिल होते हैं और कुछ बिल गैर सरकारी बिल होते हैं। सरकारी बिल का मतलब एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स जो बिल हाउस के अंदर रखते हैं उनको सरकारी बिल कहा जाता है, और जो अपोजिशन के पार्टी या जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स नहीं है, अगर उनके द्वारा हाउस के अंदर कोई बिल रखा जाता है तो उन्हें गैर सरकारी बिल कहा जाता है। ये तो हुआ प्रेजेंट कौन कर रहा है उसके आधार पर। लेकिन बिल का नेचर किस तरह का है, उस नेचर को बेस बनाकर हम बता सकते हैं कि बिल दो तरह के होते हैं मोटे तौर पर। एक जिसको हम सामान्य या जनरल बिल कहते हैं, है ना, और दूसरा जिसको, जो कि पैसे से जुड़ा हुआ होता है, जो कि मनी बिल या फाइनेंस बिल के नाम से हम लोग बता सकते हैं। फाइनेंस बिल का रिलेशन किससे है, मुख्यतः पैसे से, वित्त से। धन बिल या मनी बिल का संबंध किससे है, वित्त से है। लेकिन वित्त को छोड़कर बाकी जितने भी विषय पर अगर कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल रखा जाता है, कोई बिल हाउस के अंदर रखा जाता है, तो उसको हम जनरल बिल कहते हैं, सामान्य विधेयक कहते हैं। तो अगर किसी भी विषय पर कानून बनाना है तो उससे जुड़ा हुआ बिल, विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। देखो इक्वेलिटी यहाँ का क्या दी गई है, कोई भी कानून अगर बनाना है तो उसको लेकर पहले लोकसभा में भी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है और बिल राज्यसभा के अंदर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये एक पहली इक्वेलिटी दोनों हाउसेस के बीच में। दूसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए, जैसे कानून बनाने का एक पूरा प्रोसेस है जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, उसका, उस प्रोसेस का अगर मोटे तौर पर हम देखें तो क्या होगा, संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलना आवश्यक है। कोई भी विषय जिस पर कानून बनाया जा रहा है, उसका प्रपोजल जब हाउस के अंदर रखा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, तो उस प्रपोजल को हम कहते हैं विधेयक। उस विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिलना भी आवश्यक है और राज्यसभा की मंजूरी मिलना भी आवश्यक है। तो यहां पर भी हम एक इक्वलिटी देख सकते हैं कि किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों की इक्वल एक्सेप्टेंस, इक्वल अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित की गई है। एक तीसरी बात जो यहां पर हम बता सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर है, संविधान में संशोधन को लेकर।
जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा था, हमारे यहाँ पर संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को प्रमुख दायित्व सौंपा गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, शेष विषयों पर संसद की ही स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये तो बात हुई स्वीकृति की, लेकिन जो इनिशिएट लेना है, संविधान में संशोधन करने का जो जो पहल करनी है, वो पहल संसद के द्वारा की जाती है। तो संविधान में संशोधन से जुड़ा हुआ बिल किसी भी हाउस में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। तो ये एक इक्वेलिटी। और फिर हम अगली अगर बात करें तो वापस इसको अप्रूवल को लेकर बता सकते हैं कि संविधान में संशोधन की जो 3 प्रक्रियाएं हैं, हमने कहा कुछ संशोधन साधारण बहुमत से कर लिए जाते हैं, कुछ संशोधन विशेष बहुमत से किए जाते हैं और कुछ संशोधन संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के साथ साथ आधे राज्यों, कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति से कर लिए जाते हैं। इन तीनों प्रोसेस में अगर हम देखें तो हमें क्या बात नजर आती है कि संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी आवश्यक है। यानी कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव, उससे संबंधित विधेयक दोनों हाउसेस के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। यह भी एक इक्वलिटी। फिर एक अगली बात हम यहाँ पर बता सकते हैं इलेक्शन को लेकर। आप लोगों को पता है राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संसद और राज्यों की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जब हम संसद की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित मेंबर भी होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर भी होते हैं। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोनों सदनों के सदस्यों की समान भूमिका रहती है। तो ये एक और बात दोनों की इक्वलिटी के संदर्भ में बता सकते हैं। अगर अगला पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, या राष्ट्रपति के साथ साथ हम लोग कहते हैं जितनी भी पोस्ट है जिनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, उस प्रोसेस के अंदर भी दोनों सदनों के सदस्यों की भूमिका को संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। फिर अगली बात, अगर हम ये कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पदेन सभापति जिसको हम कहते हैं, हम लोगों ने ये देखा था कि राज्यसभा को हटाने में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका होती है। पहल कौन करता है? पहल भले ही राज्यसभा संकल्प पारित कर सकती है अपने सभापति को हटाने की, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने की, लेकिन अगर राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल करके वो प्रस्ताव पारित कर देती है तो उसके बाद लोकसभा की भी स्वीकृति उस पर आवश्यक होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा है कि जो हमारे यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन है, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, या जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति वो कब हटाएगा उनको? जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक ऐसा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है कि ये अब असक्षम हो चुके हैं, या इनका जो नेचर है, इनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए अब इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब कुछ और पद भी हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इनको हटाने के का प्रस्ताव भी संसद के दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से पारित किया जाता है और उसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटाता है। अगली बात अगर हम कहें तो यह बता सकते हैं कि राष्ट्रपति को हमारे यहाँ पर ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है ये हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कार्यपालिका को काम करना होता है तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है। लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि उस अध्यादेश को वैलिडिटी कब प्राप्त होती है? जैसे ही संसद का अधिवेशन शुरू होता है, संसद के अधिवेशन में उस अध्यादेश को जब दोनों सदन अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो उसके बाद ही वो कानून का रूप लेता है। और अगर संसद के दोनों सदन अगर उस अध्यादेश को स्वीकृति नहीं देते हैं तो उसका प्रभाव वहीं पर समाप्त होता है। तो ऑर्डिनेंस को लीगल बनाने के लिए, लीगली लॉ के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए भी संसद के दोनों हाउसेस को इक्वल पावर्स
कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। अगली बात हम बता सकते हैं इमरजेंसी को लेकर। आप लोगों को पता है राष्ट्रपति 3 आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक आपात और वित्त आपात की। लेकिन ये इस आपात, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाने वाला ये आपात कार्यपालिका की सिफारिश पे तो लगाया जाता है, लेकिन उसको मंजूरी कौन प्रदान करता है? उसको मंजूरी प्रदान करने का काम संसद के द्वारा किया जाता है। हमने देखा था अलग अलग आपात में, वित्तीय आपात में 1 महीने के अंदर संसद को उसकी मंजूरी देनी पड़ती है। इसी तरह से संसद में भी दोनों सदनों के द्वारा वो पारित किया जाना आवश्यक है। इसी तरह से संवैधानिक आपात और राष्ट्रीय आपात को भी संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की समान भूमिका होती है। तो कहने का मतलब आपातकाल को लागू करने के संबंध में भी संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति को संविधान के द्वारा आवश्यक बनाया गया है। अगली बात अगर हम करें तो हम ये बता सकते हैं कि जब मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, मंत्रिपरिषद के निर्माण का अधिकार किसका है? प्रधानमंत्री का। हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही आम चुनावों के बाद जिस दल को बहुमत मिलता है वो बहुमत दल अपना नेता चुनता है, राष्ट्रपति उसी नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और उसी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिन लोगों का अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सिलेक्शन कर रहा है ना, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुमत तो लोकसभा में मिला है इसलिए सारे मंत्री लोकसभा के ही होंगे, ऐसा नहीं है। संविधान क्या कहता है कि मंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है। वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है और वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। तो ये मंत्रियों के चयन में दोनों सदनों को समान महत्व संविधान के द्वारा दिया गया है। एक अगली बात अगर हम यहाँ पर कहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ कमीशंस हैं या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं जो ईयरली अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन हाउस संसद के अंदर रखती है। और संसद का मतलब यहाँ पर हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ले रहे हैं, जिसमें हम फाइनेंस कमीशन की बात कर सकते हैं, जिसमें हम यूपीएससी की बात कर सकते हैं, जिसमें हमें सरकारी या सार्वजनिक खर्चों की जांच के लिए जो ये केक की बात अभी हमने की थी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट रखी जाती है, उन रिपोर्ट्स पर दोनों ही सदनों के द्वारा पर्याप्त विचार विमर्श किया जाता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वली इन प्रतिवेदनों पर विचार करते हैं, उस पर डिस्कशन विमर्श किया जाता है। तो ये भी एक विषय है जिस पर दोनों हाउस को इक्वल राइट्स या इक्वल पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन तय करने के बारे में भी संसद के दोनों सदनों की समान स्वीकृति आवश्यक है। दोनों सदन इक्वली ये डिसाइड करते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या अपीली क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम करेगा, या उसको अगर एक्सीड करना है तो और क्या विषय हो सकते हैं, वो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा इक्वली तय किया जाता है। तो ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं, 8-10 बातें, जिसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल पावर प्रदान किए हैं। ये इक्वालिटी की बात हमने करी है लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन जो एक मुख्य बात रह जाती है वो यहाँ पर ये कि इन संविधान ने लोकसभा को, जो कि हमारा लोअर हाउस है, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित सदन है ना, उसको ज्यादा ताकतवर बनाया है, उसको ज्यादा कार्य और शक्तियां सौंपी है। और कुछ इस तरह से प्रोविजन किए गए हैं कि लोकसभा की इच्छा सर्वोपरि रखी गई है और राज्यसभा को उसकी तुलना में कम महत्व प्रदान किया गया है, इसी कारण से हम ये कहते हैं कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा की तुलना में दुर्बल है, एक वीकर हाउस है इन कंपेयर टू लोकसभा। तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट है वही हम दोनों में इनइक्वालिटी के रूप में देख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से अंतर संविधान के द्वारा स्थापित किया गया है। सबसे पहली बात हम यहाँ पर कह सकते हैं मनी बिल को लेकर। आप लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था, बिल के नेचर को लेकर हम उसे दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक जनरल बिल और एक मनी बिल। जनरल बिल के बारे में हमने कहा था कि वो पहले लोकसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है और राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। जहां पर भी वो प्रेजेंट किया वो एक हाउस से पारित होकर दूसरे हाउस में जाएगा,
है ना। पहले लोकसभा में रखा गया है तो वहां से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और अगर पहले राज्यसभा में रखा गया है तो वहां से पारित होने के बाद वो लोकसभा के अंदर जाएगा। ये जनरल बिल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन मनी बिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि वो सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा के अंदर मनी बिल को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पहले लोकसभा से पारित होने के बाद ही वो राज्यसभा के अंदर जाएगा। तो ये एक पहली बात जो ये बताती है कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज्यादा पावरफुल है। दूसरी बात इसी मनी बिल से जुड़ी हुई हम बता सकते हैं कि लोकसभा से पारित होकर जब मनी बिल राज्यसभा के अंदर जाता है तो राज्यसभा को ना तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार है और ना ही उसमें कुछ संशोधन करने का अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा 14 दिन तक उसे अपने पास विमर्श के लिए रख सकती है। कहने का मतलब लोकसभा द्वारा पारित मनी बिल राज्यसभा में मैक्सिमम 14 डेज तक रह सकता है। 14 डेज में वो उस पर डिस्कशन कर सकती है और कुछ रिकमेंडेशन चाहे तो वो दे सकती है, लेकिन उस रिकमेंडेशन को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये हम बता सकते हैं कि मनी बिल को लेकर भी न केवल उसके प्रेजेंट को लेकर लोकसभा को पावरफुल बनाया गया है, बल्कि उसके अप्रूवल और उसके फॉर्म, उसके नेचर को लेकर भी लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। इसी तरह से अगर हम जनरल बिल की बात करें, है ना, जनरल बिल के लिए अभी हमने एक बात क्या कही थी, जनरल बिल पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है और पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई जनरल बिल लोकसभा के अंदर पहले रखा गया और लोकसभा में वो पारित होकर राज्यसभा के अंदर चला गया, तो राज्यसभा उस बिल को मैक्सिमम 30 दिन तक अपने पास रख सकती है। राज्यसभा को लगे कि अगर उस बिल में कोई अमेंडमेंट करना है तो वो विथ सजेशन, विथ रिकमेंडेशन उस बिल को पुनः लोकसभा में भेज सकती है। अब यहां पर आप देखना, ये लोकसभा की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो राज्यसभा के द्वारा दिए गए सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करे या ना करे। यहां पर भी हम वो बात कर रहे हैं, अगर राज्यसभा के द्वारा सुझाए गए सिफारिशें या सुझाव लोकसभा को पसंद आता है और अगर वो मान लेती है तो ठीक, और अगर नहीं मानती है लोकसभा और उसे पुनः अपने ही मूल स्वरूप में पारित करके राज्यसभा में भेज देती है, तो राज्यसभा को उसको अनिवार्यतः पारित करना पड़ता है। तो हम क्या बता सकते हैं, जनरल बिल की अप्रूवल को लेकर भी राज्यसभा को कोई विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो मतलब मंजूरी देना जरूरी है, लेकिन वो उसमें कोई मेजर चेंजेस करने का पावर अपने पास नहीं रखता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ये तीसरा एक और हम पॉइंट बता सकते हैं। चौथी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको डिफाइन कौन करेगा। तो यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट लोकसभा को दिया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं बिल है, यानी कि राज्यसभा को भी ये डिसाइड करने का अधिकार नहीं है कि कोई बिल जनरल बिल है या मनी बिल है। तो धन विधेयक की पुष्टि का जो हम बात कर रहे हैं, वो धन विधेयक है या नहीं, ये प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा को संविधान के द्वारा दिया गया है, जो ये बताता है कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह से अभी जैसे हमने धन विधेयक की बात करी, हम अगली क्लास में बात करेंगे वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है। यहाँ अभी हम डिस्कस करते हैं कि जैसे धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से वित्त विधेयक भी लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। जनरली आप लोगों ने बजट का नाम सुना होगा, बजट सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में ही रखा जाता है, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद वो राज्यसभा में विमर्श के लिए जाता है। तो ये एक और सेक्टर जो बताता है कि राज्यसभा ज्यादा ताकतवर नहीं है। फिर हम बात करते हैं, कुछ अलग अलग ओकेजन्स होते हैं जब संसद के दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है, जिसको हम संयुक्त बैठक कहते हैं। सपोज कोई बिल है, चाहे वो जनरल बिल हो या कोई दूसरा बिल हो, अगर उस पर कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है उसको पारित करवाने को लेकर, तो उसके लिए जॉइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस जॉइंट सेशन को चेयर कौन करेगा, तो यहाँ पर फिर ये बताया गया है कि चूंकि लोअर हाउस लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला हाउस है, इसीलिए उसका जो स्पीकर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, वो जॉइंट सेशन की चेयरमैनशिप करेगा, या हम कह सकते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसी तरह से जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस समय भी
जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ना कि राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो ये एक और एस्पेक्ट है जो ये बताता है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा की तुलना में दुर्बल सदन है। फिर हम अगली बात कर सकते हैं, जो बजट की अभी हमने बात की थी, बजट सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा के अंदर ही रखा जाता है। लेकिन और जब वो पारित होकर राज्यसभा में आ जाता है तो राज्यसभा केवल उस पर डिस्कस कर सकती है, उस पर संशोधन करने का, यहां तक कि उसके टाइटल्स को बदलने का अधिकार भी राज्यसभा के पास नहीं है, पहली बात। और दूसरा, उसके अंदर जो अनुदान की मांगे रखी जाती हैं, बजट से या वित्त से जुड़ी हुई जो अनुदान की मांगे होती है, उस पर वोटिंग करने का राइट भी राज्यसभा के पास नहीं है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये एक और सेक्टर है जो बताता है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम है, कमजोर है। फिर एक अगली बात, अभी हमने इमरजेंसी की बात की थी, है ना। इमरजेंसी को लागू करने के बाद उसको अप्रूवल दोनों हाउसेस के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जब आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है और जब ऐसा लगता है कार्यपालिका को कि अब या राष्ट्रपति को कि अब इमरजेंसी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए संसद के दोनों हाउसेस की परमिशन जरूरी नहीं है। केवल लोकसभा अकेले अपने अप्रूवल के द्वारा या अपने संकल्प प्रस्ताव के द्वारा उस राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा करवा सकती है या उसमें अपना सहयोग दे सकती है। तो हम बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात की समाप्ति के संकल्प को पारित करवाने में भी राज्यसभा को कोई विशेष शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान नहीं की गई है। इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं, जैसे हमने वित्त विधेयक की बात की, वैसे ही धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसकी पुष्टि का काम भी राज्यसभा के द्वारा ही किया जाता है। आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत, सामूहिक उत्तरदायित्व। और सामूहिक उत्तरदायित्व क्या संविधान के द्वारा किसके प्रति निश्चित किया गया है? लोकसभा के प्रति। जब तक लोकसभा के अंदर दल को, सरकार, कार्यपालिका को बहुमत प्राप्त है, तब तक वो अपने पद पर टिकी हुई है। और जैसे ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, पूरी कार्यपालिका को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि सरकार को गिराने में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो ये एक और सेक्टर है कि संविधान जो है वो सरकार को, कार्यपालिका को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है, ना कि राज्यसभा के प्रति। हम बोलचाल में क्या कहते हैं कि सरकार जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है ना। लेकिन जब हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पावर संविधान के द्वारा नहीं दिए गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से राज्यसभा जो है वो लोकसभा की तुलना में ज्यादा पावरफुल नहीं रखी गई है, या राज्यसभा जो है वो लोकसभा की तुलना में एक दुर्बल या कमजोर सदन है। लेकिन इसके बावजूद, ये जितने दो बातें हमने देखी तुलना के अंदर, इसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि संविधान ने दो ऐसे स्टेप उठाए हैं जिसमें राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में थोड़ा ज्यादा पावर दिया है। केवल दो ऐसे मेजर सेक्टर्स हम बता सकते हैं जहां राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आर्टिकल 249 की, अनुच्छेद 249। पिछली क्लास में जब हमने लोकसभा संसद की शक्तियां पढ़ी थी तो हमने सबसे पहला काम क्या देखा था संसद का, कि वो कानून बना सकती है। वो संघ सूची के विषय पर कानून बना सकती है, वो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अवशिष्ट विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। और एक और बात हमने देखी थी कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और उसमें हमने अलग अलग कंडीशंस देखी थी। उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन आर्टिकल 249 की थी। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि अगर राज्यसभा चाहे, है ना, और राज्यसभा स्टेट लिस्ट के किसी विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए अगर उस विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर दे, कि ये अधिकार दे दे कि संसद इस राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना सकती है, तब संसद के द्वारा, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कौन प्रमाणित कर रहा है कि राज्य सूची का विषय महत्वपूर्ण हो गया है?
ये राज्यसभा प्रमाणित कर रही है कि राज्य सूची का कोई विषय महत्वपूर्ण हो गया है और उस पर कानून बनाने का काम संसद को करना चाहिए। तो ये इसलिए आर्टिकल 249 महत्वपूर्ण हो जाता है और वो राज्यसभा को एक विशेष स्टेटस प्रदान करता है। इसी तरह से हम एक और बात कर सकते हैं आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 की। आपको पता है हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है और हमारे यहाँ पर कुछ सेंट्रल सर्विसेज हैं जिनको हम ऑल इंडिया सर्विसेज के रूप में जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में। जैसे कि आईएएस की जो पोस्ट है, जैसे कि आईपीएस की पोस्ट है, आईएफएस की पोस्ट है, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर आती है। तो किसी अगर नई अखिल भारतीय सेवा, कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर, तो आर्टिकल 312 के तहत वो नई पोस्ट गठित करने का अधिकार किसको दिया जाता है? वो राज्यसभा को प्राप्त है। तो ये दो सेक्टर हैं, दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, जो राज्यसभा को एक स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है दो अलग अलग एरियाज के अंदर। इन बातों के आधार पर अगर जो भी अभी तक हमने देखा उन बातों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है वो हमने ब्रिटिश मॉडल से ग्रहण किया है ना। और हमारे यहाँ ब्रिटेन को कहा जाता है वो संसद की जननी है, मदर ऑफ पार्लियामेंट है वो। और वहां पर भी दो हाउस हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यूके की पार्लियामेंट। उसमें अपर हाउस को हम लोड सभा कहते हैं और लोअर हाउस को कॉमन सभा कहते हैं। और वहां पर भी जो अपर हाउस है लोड सभा, वो बहुत ज्यादा वीकर है। अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का अपर हाउस राज्यसभा ब्रिटिश लॉर्ड सभा से जो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। हम लोग जब फर्स्ट पेपर में ब्रिटिश पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि ब्रिटेन के अंदर लोक सभा को कोई शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं दी गई है। उसके कंपेयर में अगर हम राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा को लॉर्ड सभा से कुछ हद तक तो ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन अगर हम एक और सिस्टम से कंपेयर करें यूएस के सिस्टम से, तो आप लोगों ने यूएस का कांग्रेस के बारे में पढ़ा है। यूएस के अंदर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस सीनेट है और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और हमने क्या देखा था कि यूएस के अंदर दोनों हाउस मोर और लेस इक्वल शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वहां पर निम्न सदन और उच्च सदन को लगभग समान शक्तियां सौंपी गई हैं और कुछ मामलों में तो वहां सीनेट निम्न सदन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो अमेरिकी सीनेट से कम शक्तिशाली है। उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमारा अपर हाउस यूएस के अपर हाउस से कम शक्तिशाली है, लेकिन हमारा अपर हाउस ब्रिटेन के अपर हाउस से ज्यादा शक्तिशाली है। ये एक महत्वपूर्ण बात बता सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि संविधान ने राज्यसभा को कोई विशेष शक्तियां नहीं सौंपी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पर राज्यसभा बिल्कुल महत्वहीन हो गई है। राज्यसभा महत्वहीन नहीं है, राज्यसभा की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और वो इंपॉर्टेंस किन बेस पर हम बता सकते हैं, उसके लिए अगर हम देखें तो हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि राज्यसभा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण बनी हुई है। सबसे पहली बात हम लोग कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है वो कानून को रिव्यू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर बाई कैमरल लेजिस्लेचर के फेवर में ये तर्क दिया जाता है कि जो दूसरा हाउस होता है वो पहले हाउस के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रखता है। सपोज जैसे अभी हमने कहा कि लोकसभा ने कोई कानून पारित कर दिया। सपोज करो लोकसभा ने जल्दबाजी में वो कानून पारित कर दिया, या लोकसभा ने एक आइडियोलॉजी को बेस बनाकर वो कानून पारित कर दिया जिसके कारण उसमें कोई कमी रह गई है ना। तो एक सदन के होने से ये संभावना बनती है कि वो कानून जो है वो गलत भी हो सकता है, उसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, उसमें संशोधन की गुंजाइश भी हो सकती है। और जैसे ही दूसरा हाउस अगर है तो वो पहले सदन के द्वारा रखी गई कमियों को दूर कर सकता है। हमारे यहाँ पर भी राज्यसभा ये काम करती है कि अगर लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानून में जल्दबाजी रखी गई है या जानबूझकर कोई त्रुटि रखी गई है या कोई महत्वपूर्ण पक्ष उपेक्षित रह गया है, तो ऐसे विषयों की तरफ राज्यसभा ध्यान आकर्षित कर सकती है। यानी कि कानून की समीक्षा दूसरी बार हो रही है दूसरे हाउस के अंदर। पहली बार डिस्कशन कहाँ हुआ? पहले हाउस के अंदर। और दूसरी बार डिस्कशन कहाँ हो रहा है?
दूसरे हाउस यानी कि हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं वहां पर हो रहा है। तो उस समीक्षा में पहले सदन के द्वारा रखी गई कमियों को दूर किया जा सकता है। इस कारण राज्यसभा की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात अगर हम कहें कि राज्यसभा क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम ये कहते हैं कि ये स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है, जिसमें लोअर हाउस तो पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन अपर हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी स्टेट के यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिट्स के क्या इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में पॉलिसीज कैसे बनाई जा सकती हैं, किन पॉलिसीज से उनको बेनिफिट दिया जा सकता है, ये सब काम अपर हाउस के अंदर किया जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी राज्यसभा का अपना एक महत्व है। जैसे आपने यूएस के अंदर देखा था, यूएस के अंदर भी जो सीनेट अपर हाउस है, यूएस भी एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है, और वहां पर भी अपर हाउस जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से भारत में भी राज्यसभा जो है वो यूनिट्स, फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिट्स यानी कि स्टेट्स को उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसलिए राज्यसभा का अपना महत्व है। फिर तीसरी बात हम लोग कर रहे हैं, वर्कलोड को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे आपको मैंने फर्स्ट ईयर से भी बताया है, भारत हमारे स्टेट का नेचर कैसा है, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार के दायित्व बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें बहुत सारे एरियाज में काम करना होता है। अब उन सब एरियाज पर कानून बनाने का काम अगर एक ही सदन को सौंप दिया जाए तो क्या हो सकता है, वो एक सदन टाइम पे या प्रॉपरली एडिक्वेट तरीके से उस पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए। इसीलिए वर्कलोड को डिवीजन कर दिया जाता है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोई भी साधारण विधेयक पहले कहीं पर भी रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली एक ही समय पर दो अलग अलग विषयों पर दो हाउसेस के अंदर काम हो रहा है। कई कई विधेयक ऐसे हैं जो सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में डिस्कशन के बाद जब वहां से वो पारित हो जाते हैं, उसके बाद वो लोकसभा में जाते हैं। अगर राज्यसभा नहीं होती तो क्या होता, सारे के सारे काम लोकसभा को अकेले करने पड़ते, तो हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियां की गुंजाइश हो जाती, बहुत सारे विषय उपेक्षित रह जाते। लेकिन राज्यसभा के होने से क्या हो रहा है, हमारे वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, और संसद के कार्यों का विभाजन होने से कम समय में अधिकतम विषयों पर कानून संसद के दोनों सदन मिलकर बना रहे हैं। तो इसलिए भी राज्यसभा का हमारे लिए महत्व है। एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर बता सकते हैं, राज्यसभा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लोगों को रिप्रेजेंटेशन इजीली मिल जाता है। आप लोगों को पता है कि राज्यसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम 250 मेंबर्स डिसाइड कर रखे हैं, उसमें से 238 मेंबर्स तो इलेक्टेड होंगे और 12 मेंबर्स कौन है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होंगे। करंट स्टेटस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 245 मेंबर राज्यसभा में है, 233 मेंबर्स तो इलेक्टेड है, लेकिन 12 मेंबर कौन है, 12 मेंबर अलग अलग सेक्टर्स से हैं, अलग अलग एरियाज से हैं। वो स्पोर्ट्स से हैं, वो साइंस से हैं, वो सोशल सर्विस के फील्ड से हैं, वो एजुकेशन से हैं, जिनके स्पेशल अचीवमेंट के कारण उनके एक्सपीरियंस को भुनाने के लिए उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ताकि वो अपने फील्ड से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने में अपने एक्सपीरियंस को यूज में लें और पार्लियामेंट को कोऑपरेट करें। तो ऐसे लोग जो कि विशेष अचीवमेंट लिए हुए होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक के बीच में जाकर इलेक्शन में फाइट करना पसंद करें, है ना। तो ऐसे लोगों को हाउस के अंदर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नॉमिनेशन का प्रोविजन रखा गया है, और वो नॉमिनेशन का प्रोविजन कहाँ है, राज्यसभा के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भी राज्यसभा अपना एक अलग महत्व रखती है। तो